आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। ये डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो हम जो टॉपिक्स इसमें कवर करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ सो दैट आपको ये क्लैरिटी रहे कि हम पूरा सेशन एंड होने तक क्या क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम पैनक्रियाज के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैं इस पे थोड़ा जोर जोर इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि डायबिटीज को समझने के लिए आपको पैनक्रियाज का फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस पे मैं थोड़ा ज्यादा जोर भी दूंगी और चाहूंगी कि आप उसको सही तरीके से समझें। क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे तो 60 से 70% आपका डायबिटीज कवर हो जाएगा। उसके बाद हम एक नॉर्मल शरीर और एक जो डायबिटिक शरीर है, दोनों की जो शुगर की रेगुलेशन होती है अंदर कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उसके टाइप्स देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम उसको कैसे टेस्ट करके पता कर सकते हैं वो देखेंगे। और फाइनली हम उसको मैनेज कैसे करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। और लास्ट में देखिए 4-5 मिनट में हमेशा क्वेश्चंस के लिए रखती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स का वो हम रखेंगे। तो आई होप मेरी पॉइंट्स क्लियर है आप सभी को। और अगर किसी को कुछ भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है या मतलब कुछ दिमाग आता है, आप इमीडिएटली हमसे पूछ सकते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो कैन वी स्टार्ट देन? यस। ओके। तो डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको हम मधुमेह भी कहते हैं। और ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारे शरीर को अंदर से धीरे 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 खोखला कर देता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है। और इसको हम ये साइलेंट किलर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये सारा कुछ करता है और हमें पता भी नहीं चलता है, मतलब शोर भी नहीं करता है। क्योंकि किसी और बीमारी में हमारे पास और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे पेन हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो पता चल जाता है। लेकिन अगर हम डायबिटीज को पता ना करें, आपको ऐसी कोई ज्यादा परेशानी समझ नहीं आएगी तब तक, जब तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। अब ये डायबिटीज जो है ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये काफी काफी फैल चुका है। हर 10 में से एक व्यक्ति को आप देखेंगे डायबिटीज से ग्रस्त है वो। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। और आपको पता है आधे से ज्यादा लोगों को जानकारी ना होने की वजह से पता ही नहीं होता उनको डायबिटीज है। अब डायबिटीज है क्या? अब डायबिटीज, आप लोग को ये पता है कि हमारे शरीर को जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है। तो डायबिटीज एक ऐसी चीज है, जब वो एनर्जी हमारे शरीर में जो हमारे शरीर को चाहिए होती है, जब वो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर होती है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा एनर्जी है या जिसको ग्लूकोज कहते हैं या शुगर कहते हैं, हमारे काम करने के लिए उसको वो हमारे शरीर में जरूरी है, लेकिन अगर उसका लेवल जो है एक नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाए तो वो डायबिटीज होती है। तो हमारा शरीर ये इस डिसऑर्डर के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, नियंत्रण में नहीं कर सकता है। ये है डायबिटीज। इसमें आपको कोई शक है? इसमें कहीं के प्रॉब्लम है? इतना क्लियर है? यस, क्लियर। ओके। अब हम ये समझेंगे कि पैनक्रियाटिक फंक्शंस जो है हमारे बॉडी के अंदर, वो कैसे हमारे डायबिटीज को रेगुलेट करते हैं। तो आई थिंक आप सभी के पास शायद कॉपी पेन तो होगा ही। ये मैं चाहूंगी कि आप जरूर लिखें ये जो मैं अब बताने जा रही हूँ। हमारे शरीर में पेनक्रियाज एक ऑर्गन है जो कि हमारे स्टमक के थोड़ा सा पीछे होता है। और पेनक्रियाटिक को जो फंक्शंस है वो दो तरह के फंक्शंस करता है। एक तो है एक्सोक्राइन फंक्शंस और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शंस। आप इसको लिख लीजिए। एक है आपका एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा है आपका एंडोक्राइन। एक्सो इज EXOCRINE और एंडो इज ENDOCRINE। ये दो फंक्शंस बहुत हेलो। इंपॉर्टेंट। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो हम बता रहे थे ये दो फंक्शंस में, अब जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। तो आप एक्सोक्राइन के नीचे लिख सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो उससे ये आपको पता चलेगा वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारे डाइजेशन में काफी सहयोग करता है।
और दूसरी तरफ आप लिखिए एंडोक्राइन के नीचे, एंडोक्राइन फंक्शन में आपका जो पेनक्रियाज है वो 4 हार्मोन्स को रिलीज करता है, लेकिन हम यहाँ पर 4 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वही 2 हमारे शुगर को रेगुलेट करते हैं, तो हम इसलिए उन्हीं 2 को अच्छे से समझेंगे। पहला जो है हमारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जो कि पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं। आप प्लीज इसको लिख लीजिए, एंडोक्राइन के नीचे बीटा सेल्स जो कि आपके इंसुलिन को रिलीज करती है, और दूसरा हमारी अल्फा सेल है जो कि आपके ग्लूकाजन को रिलीज करती है। ये 2 मेजर हार्मोन्स है जो आपके शुगर में बहुत काम करती हैं। आई विल रिपीट, एंडोक्राइन में आपके बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करते हैं और अल्फा सेल्स आपके ग्लूकाजन को रिलीज करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में बॉडी काम कैसे करती है, शुगर का काम। अब हम देखिए, खाना जब हम खाते हैं तो जो ही हमारे खाना अंदर जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही पेनक्रियास बेचारा बहुत समझदार है, उसको बिना बोले ही वो काम करना शुरू कर देता है। खाना खाते ही आपका जो पेनक्रियास है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि आपके मैंने अभी लिखवाया है एक्सोक्राइन फंक्शंस के नीचे, वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर देता है। और उनका काम क्या होता है, जो खाना अंदर गया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारे शरीर में जब भी न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को काम करवाते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, या उसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो शॉर्ट में हम क्या समझते हैं कि आपका खाना गया, वो ट्रांसफॉर्म होके एनर्जी बन गया या ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज बन के वो हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या हो गई, हमारे शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा होता है, तभी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ब्लड वेसल्स आप समझ सकते हैं कि वो इट इज अ पाथ, मतलब रास्ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो सारी एनर्जी आपकी जो ग्लूकोज की है वो आपके ब्लड वेसल्स में आती है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, जब आपका ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज आ गया, अब आपको खाते ही तो एनर्जी नहीं चाहिए ना, हमें उसी टाइम भागना तो नहीं है ना, कहीं दौड़ने नहीं जाना है, लेकिन हमें ये एनर्जी चाहिए। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे हमारे समर के सीजन में हमें मटर नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम विंटर में वो सारे मटर खरीदते हैं, उनको छील के रखते हैं और फाइनली उनको कहाँ रखते हैं, बाहर तो नहीं रखते हैं, उनको फ्रिज में रखते हैं फ्रीज करके। ठीक है, तो कहने की बात क्या है, यहाँ पर आपको एक जगह चाहिए जहां पर आप उनको रखते हैं। इसी तरह जब हमारे खाने की एनर्जी बन गई जो कि आपके ब्लड वेसल्स में आई, तो वो एनर्जी भी, क्योंकि हमें उसको इस्तेमाल तो करना है, तो उसको हमें कहीं रखना पड़ेगा। तो आप ये सोच लीजिए कि आपके शरीर के अंदर एक छोटे फ्रिज हैं जिनमें वो एनर्जी भर दी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है, घर में तो हमारे फ्रिज बिना चाबी के होते, बिना तालों के होते। आपके शरीर के अंदर जो फ्रिज है उसमें ताले लगे हुए हैं, उनके लॉक्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब पैनक्रियास फिर जाग जाता है, भाई एनर्जी आ गई ब्लड वेसल्स में, तो उसका काम क्या है, ये जो एनर्जी है उनको अपने फ्रिज में पहुंचाने की काम उसका होता है। तो वो क्या करता है, आपका इंसुलिन रिलीज कर लेता है। तो इंसुलिन जो है वो आपका चाबियों की तरह काम करता है। मीन्स जो आपको अपनी एनर्जी रखवानी है जहां पे, उन पे जो लॉक लगे हुए हैं, वो आपका ये इंसुलिन उनके ताले खोल देता है और आपकी एनर्जी उनमें चली जाती है। इज इट क्लियर? और आपका जो ब्लड वेसल्स में आपका शुगर है वो फिर नॉर्मल लेवल पे हो जाता है। अगर वो उन डब्बों में नहीं जाएगा तो शुगर का लेवल आपका हाई बना ही रहेगा। क्लियर? तो ये तो हो गया एक सामान्य शरीर जिसमें नॉर्मल शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, उसका काम ऐसे करता है कि एनर्जी बनी और वो डब्बों में चली गई और वो वापस इंसुलिन बंद हो गया, जब वो सारी भर जाती है वो चला गया, फिर इंसुलिन बंद हो गया। अब यहाँ पर जो डायबिटिक का शरीर है, डायबिटीज जिनको होती है, उनका कैसे होगा, फिर से वही खाना अंदर गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, उनको एनर्जी में कन्वर्ट किया, आपके ब्लड वेसल्स में गया। अब यहाँ पर देखिए 2 सिचुएशंस आएंगी। पहली सिचुएशन ये है कि जो ताले खोलने हैं उसके लिए जो आपका पेनक्रियास है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, मीन्स वो चाबियां ही नहीं बन रही है। अब अगर आपके वो चाबियां बनेंगी ही नहीं तो वो ताले खुलेंगे ही नहीं, तो आपकी जो एनर्जी है वो उनमें जा नहीं पाएगी, तो कहाँ रहेगी, आपके ब्लड वेसल्स में ही रहेगी, राइट? है ना? तो इसका मतलब है जब ब्लड वेसल्स में आपके शुगर आ गई, या मतलब ग्लूकोज आ गया, तो आपका शुगर
शुगर का प्रॉब्लम हो गया। ये तो एक सिनेरियो हो गया कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि चाबियां तो बन रही हैं, लेकिन जब वो ताले खोलने की कोशिश कर रहा है तो वो ताले खुल नहीं रहे हैं। ये आप दोनों में समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है? तो आपके जो इसका मतलब वो चाबियां इनइफेक्टिव है, वो काम सही ढंग से कर नहीं रही है। तो इंसुलिन तो बन गया लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। दिस इज द मेडिकल टर्म, इसके लिए यूज जो होती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मीन्स जिस जगह उसको जाना है वो इनसेंसिटिव है, उनको नहीं जम रहा है, भाई ये इंसुलिन मेरे को नहीं चाहिए, ये चाबियां मेरे काम की नहीं है, भेज दो इनको वापस। तो ये दूसरा सिनेरियो हो गया। इसमें भी नतीजा क्या निकला? आपकी जो एनर्जी है वो फिर से ब्लड वेसल्स में ही बैठी हुई है और वो आपका शुगर हाई कर देती है। इज दिस क्लियर? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी समझने की। इसमें अगर आपको कोई शक है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इतनी बड़ी किसी को कोई भी शक हो तो बता दीजिए। तो मैं समझू क्लियर है? यस एक क्विक यस। रिवीजन। खाना आया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, ब्लड वेसल्स में गए। नॉर्मल बॉडी में वो एनर्जी सीधे आपके बॉक्सेस में चली जाती है, और डायबिटीज वाली बॉडी में वो एनर्जी बॉक्सेस में नहीं जा पाती है, तो ब्लड वेसल्स में ही रह जाती है, जिसकी वजह से शुगर होती है। ये है कंप्लीट पिक्चर एक शुगर हमारी बॉडी में कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा मेडिकल टर्म्स और यूज करूंगी। मैंने जिन फ्रिजेस की बात करी, जिन डब्बों की बात करी, वो है आपकी मसल्स सेल, फैट सेल्स। और जो एक्सेस में हमारा एनर्जी होता है वो लिवर में भी जाता है, और वो वहां पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पर ये काफी सारी सिमिलर टर्म्स है। मैंने आपको कहा था एंडोक्राइन में भी जो दूसरा हार्मोन रिलीज होता है वो है ग्लूकाजन, GLU। बट जो आपका ग्लूकोज लिवर में स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, GLY करके। क्लियर? और अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा हार्मोन है जो पेनक्रियाज ने रिलीज करा, उसका क्या काम है? जब हमें मान लीजिए भूख लगती है, खाने के बीच में जो हम डाउन होते हैं, हमारा शुगर लेवल्स डाउन होते हैं, या मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत मेहनत कर रहे हैं, तो तब हमारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो उस टाइम क्या किया जाता है? तो पेनक्रियास फिर उठ जाता है, वो अपना जो वो ग्लूकोजन वाला हार्मोन है उसको रिलीज कर देता है। उसके रिलीज करते ही क्या होता है? जो आपके मतलब वो फ्रीज जो स्टोर्ड वाला एनर्जी होता है वो आपके ब्लड वेसल्स में रिलीज हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और आपके शरीर को एनर्जी मिलती है और आप वो काम करते हैं। तो ये आपको ये पूरा साइकिल समझ आ गया? इंसुलिन आपके शुगर को कम करता है, ब्लड वेसल से निकाल के डब्बों में भर देता है, सेल्स में भर देता है। और ग्लूकाजन क्या करता है? जब आपका शरीर जो है डाउन होता है या उसको एनर्जी चाहिए, तो वो आपके शुगर के लेवल को हाई कर देता है। मतलब ग्लूकोज जो स्टोर फॉर्म में होता है उसको आपकी ब्लड वेसल्स में लाता है। इज इट क्लियर? यस, आप बोल भी सकते हैं, थोड़े मुझे आइडिया लगेगा। यस यस अनीता जी, क्लियर है एकदम। इससे आपका शुगर जो है वो रेगुलेट होती है। नाउ वी आर मूविंग, हम अब आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारे डायबिटीज के टाइप्स कितने होते हैं। अब डायबिटीज के हम 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप 1, दूसरा टाइप 2, तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज, और चौथा प्री डायबिटीज होता है। मैंने अभी आपको समझाया जब आपके ब्लड वेसल्स में एनर्जी आती है या ग्लूकोज आती है, तो एक सिनेरियो होता है जब आपकी इंसुलिन बनती ही नहीं है, चाबियां है ही नहीं मतलब। तो जब इस शरीर में इस तरह का शुगर है, तो वो वाला जो शुगर होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। मींस आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है, या अगर बना भी तो बहुत नाम मात्र को बनता है। ये वाला जो तरह का डायबिटीज ये बहुत अनकॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। हार्डली 10% लोगों को ये वाला डायबिटीज होता है। और ये डायबिटीज क्यों होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारे लिए काम करता है शरीर में, जो सेल्स हमारे शरीर में हमारी बेहतरी के लिए काम करती है, वो उन्हीं को खा जाता है, उन्हीं को डैमेज करता है। तो मीन्स अगर हमारे इंसुलिन नहीं बन रहा है,
अब इंसुलिन कौन बना रहा है? आपके बीटा सेल्स। तो अगर आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा? आपका जो ये डिसऑर्डर है ये आपकी बीटा सेल्स को ही डैमेज कर देगा। तो वो डैमेज हो गई तो आपका इंसुलिन नहीं बनेगा। ये आपका हो गया टाइप 1। और जनरली ये बचपने में मतलब चाइल्डहुड में ही आपको ये पता चल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल तक ये होने की गुंजाइश होती है। ये टाइप 1 हो गया। और इसकी जो इलाज है उसमें आपको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, बिकॉज़ है ही नहीं इंसुलिन, तो देना इंसुलिन ही पड़ता है। और जनरली ये पूरी लाइफ चलता है। इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा सिनेरियो मैंने आपको क्या समझाया कि इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इट इज़ इनइफेक्टिव। मतलब वो चाबी खुल नहीं रही, ताला खुल नहीं रहा है। तो जब इस तरह का डायबिटीज़ होगा, वो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये बहुत कॉमन है। और इसकी होने की उम्र क्या है? वो 45 के ऊपर-ऊपर आपका ये वाला डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन आजकल की जो जीवन शैली है हमारी, उसमें 45 से पहले भी आपको ये वाली प्रॉब्लम टाइप 2 वाली डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है? और इसको सुधारने के लिए आपके मेडिसिन ही चलता है। और मैं यहाँ पर नाम ज़रूर बताऊँगी जो बड़ा कॉमन है और अच्छी भी मानी जाती है। मेटमॉर्फिन नाम है उस दवा का, जो जनरली इसके लिए दिया जाता है। आजकल वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसमें हम लाइफ़स्टाइल को थोड़ा मैनेज करें, डाइट को मैनेज करें, तो बस इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है? तो इसके बाद हम ज चलते हैं आगे आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ। ये जनरली सिर्फ़ औरतों को होता है। ये आप जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, उस टाइम इसके होने की गुंजाइश होती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब आपको ये समझ आता है कि ये सारा हॉर्मोन्स का खेल है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस टाइम भी हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बहुत चेंजेज़ होती है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा चीज़ होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है। और यहाँ पैनक्रियाज़ अपना काम करता है, वो भी हॉर्मोन्स। तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है कुछ केसेस में, तो आपकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो और जनरली ये सबसाइड होती है जब डिलीवरी एक बार हो जाए, तो फिर जनरली चांसेस है कि आपकी सबसाइड हो जाए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपके आगे चल के डायबिटीज़ होने का रिस्क बना रहता है, क्योंकि टेंडेंसी है अगर इस टाइम प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है तो आगे भी, तो इसमें आपको हमेशा चेक करवाते रहना है कि कहीं है तो नहीं। तो आप चौथी टाइप का जो डायबिटीज़ है वो प्री डायबिटीज़ होता है एक्चुअली। उसमें क्या होता है कि इंसान का जो शुगर लेवल है, वो नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि उसको डायबिटीज़ माना जाए। तो उसके लिए उसकी एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो मेडिकेशन पे नहीं होता है क्योंकि वो डायबिटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आपको अवेयरनेस हो जाए और आपकी रीडिंग आपको प्री डायबिटिक्स की दिखाती है, तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को, आपके डाइट को, आपकी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल सही करें, ताकि आप बीच में खड़े हो ना, तो आप नॉर्मल की तरफ आ जाएँ। ना कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, तो आप दूसरी तरफ चले जाएँगे डायबिटीज़ की तरफ। क्लियर? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डायबिटीज। आई विल रिपीट: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज और प्री डायबिटीज। क्लियर? इनको आप अगर करना चाहें Ma'am, I तो have a question here. कुछ आवाज आ रही, कोई क्वेश्चन है? या मैम, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे अनीता मैम थोड़ा कि आवाज कम आ रही है। आवाज आ रही है जैसे मैम आपको अब? शिप्रा, यदि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हम तो स्पॉटलाइट कर देते हैं आपको। वीडियो मैं ऑन है, स्पॉटलाइट कर देते हैं हम। हाँ, स्पॉटलाइट कर दीजिए उनको। हाँ, अब बोलिए शिप्रा जी। अनीता मैम, एक चीज बताइए कि जो लास्ट है आपका प्री डायबिटिक हम्म। हाँ, जो टाइप है, वो किस वजह से होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर बिहाइंड दैट? क्योंकि यस यस, पैनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है। दो दो सिनेरियोज आपने बताए कि एक तो आपका पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा, तो राइट। टाइप 1 आ गया हमारा। दूसरा है कि वो बना रहा है इंसुलिन बट इट इज नॉट इफेक्टिव, तो टाइप 2 हो गया। तो जो हमारा गेस्टेशनल वाला भी क्लियर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट लास्ट जो हमारा है प्री डायबिटिक, इट इज ड्यू टू लाइफस्टाइल फैक्टर्स और पेनक्रियास की जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है वो अच्छी नहीं है। किस वजह से है ये प्री राइट, डायबिटिक? वेरी गुड क्वेश्चन।
एक्चुअली यहाँ पर अगर आपके मान लीजिए, इसका मतलब है आपकी पेनक्रियास तो काम कर रही है, लेकिन अगर आप समझ ले, हमारी जो आज की जीवन शैली है, जो हम खाते हैं, जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, दैट बिकम्स द मेजर रीजन फॉर दैट प्री डायबिटिक्स। और जनरली अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में भी है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स को भी अगर डायबिटीज है, तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपके डायबिटीज हो सकते हैं। उस केस में आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने खान पान का, अपना लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और वैसे भी जब कोई डायबिटीज हो जाता है, वो पहले प्री डायबिटीज ही होता है, वो धीरे धीरे ही डायबिटिक की तरफ, बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग कैटेगरी हो गई। डायबिटिक होने से पहले हर बंदा इस दौर से गुजरेगा ही गुजरेगा, वो पहले इट इज ओनली हमने एक कैटेगरी बना दी है, क्योंकि अभी हम उसको डायबिटिक बना बोल नहीं सकते, क्योंकि उतनी लेवल नहीं हुई है। बट अगर ध्यान नहीं दिया गया, वो जाएगा फिर डायबिटीज में ही जाएगा। लेकिन अगर वो टाइम से समझ गया, तो वो उसको वापस अपने नॉर्मल उसमें आ जाएगा। तो इसलिए काफी जगह आप देखेंगे डायबिटीज को तीन ही टाइप्स में माना गया है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। प्री डायबिटीज इसलिए बोला जाता है कि ये बीच में खड़ा है, ये आप नॉर्मल इंसानों में भी आ सकता है और शुगर वाले तरफ भी जा सकता है। तो वहां पर इट इज जस्ट द आपका जो लाइफस्टाइल है उसका रीजन रहेगा, और दूसरा फैमिली हिस्ट्री में है, तो भी चांसेस आपके हो जाते हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। एक और हाँ, क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे मैम, कि जो फैमिली हिस्ट्री के अंदर जिनको डायबिटिक हैं, जिनकी फैमिली में ये कहते हैं ना, इनकी तो फैमिली में ही मतलब सब लोग डायबिटिक हैं इसलिए ये पास ऑन हो गया, हम्म, तो उस केस में नॉर्मली हमारा जो टाइप 1 होता है या टाइप 2 कैटेगरी होता है? नहीं, फैमिली हिस्ट्री में भी आपका जनरली देखिए, मैंने आपको कहा 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 अच्छा, बहुत कॉमन है, इट इज 10% ओनली, 10% ओनली। क्योंकि उसको पता होता है कि उसके कौन सी वाली टाइप की है। जैसे मान ले पेरेंट्स को भी होती है, तो उनको पता, तो क्योंकि टेस्ट तो करवाते ही हैं, उनको हाँ पता जी। होता है टाइप 1 है कि टाइप 2 है। बट जनरली ऑन एन एवरेज आप किसी से भी मिलेंगे, तो टाइप 1 जो है बहुत रेयर होता है, मतलब बिकॉज इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर। टाइप 2 जो है वो हर आजकल, अब मैं वही तो कह रही हूँ, हर 5-10 में से लोगों को आप मिलेंगे, आपको एक बंदा डायबिटिक जरूर मिलेगा, बिकॉज हमारी जीवन शैली वैसी हो गई। जी, थैंक यू यहाँ पे मैम। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दे शिप्रा जी, जैसे पेनक्रियास में हमारे जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन को रिलीज करते हैं, टाइप 1 में वो बीटा सेल हमारे खत्म हो चुके हैं। हमारी इम्यूनिटी सेल ने उन बीटा सेल को खा लिया है। ठीक है, अगर बीटा सेल ही नहीं होंगे तो इंसुलिन कभी रिलीज ही नहीं हो पाएगा। इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ेगा हमेशा लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि नेचुरली बॉडी से इंसुलिन निकल पाए। ठीक है, टाइप 2 में बीटा सेल कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो गए हैं और इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, जिसको रिवर्स कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। बीटा सेल एक में खत्म हो चुके हैं और एक में वर्किंग उनकी स्लो हो चुकी है। और यहाँ पर एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, जो टाइप 2 के पेशेंट्स है, टाइप 2 जिनके होती है, अगर उसको अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, एक टाइम के बाद वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाती धीरे है, धीरे उनके इंसुलिन बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती तो है। कोई प्रॉब्लम तो है, अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया गया, तो आपके धीरे धीरे वही तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसीलिए क्योंकि medication के साथ बीटा सेल साथ हमारे कभी रीजनरेट मैनेज नहीं करना हो बड़ा सकते। जैसे जरूरी कुछ है। सेल्स होते हैं कि अगर हमारे खत्म हो गए तो दोबारा बॉडी उनको जनरेट कर सकती है, बीटा सेल हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करती। जो बीटा सेल हमारे पास है उसी को हमें अच्छे से केयर करना है। मैनेज करना। मैम एक एक मेरा भी क्वेश्चन है हाँ जी मोनिका अनीता जी। जी। हाँ, जो टाइप आप कह रहे हो जो इंसुलिन में चला आवाज कम आ रही है एक्चुअली, आई डोंट नो अभी आवाज कम क्यों आ रही है। नहीं, आई ठीक गेस आप नहीं आ सेल रही। से कनेक्टेड हैं इसलिए आपको शायद आवाज कम ना लग रहा हो। पहले हाँ, पहले तो बहुत अच्छे से आ रही थी, आई डोंट नो सडनली आवाज बिल्कुल गायब सी हो गई मैम है। आपको आप कोई कॉल तो नहीं आया था बीच में? नहीं, मेरे तो नहीं आया था। अच्छा। स्पीकर का वॉल्यूम एक बार हाई करिए आप। आ रही है आपकी आवाज। हाँ, नहीं मेरी तो उनको। आपको क्लियर है ना। हाँ मैम हमको पहले क्लियर उनकी है। आवाज जोर से आ रही थी, अभी धीरे आ रही है। चलिए कोई बात। अब किसका क्या तो सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है, जो इंसुलिन भी चला गया, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो टाइप 1 हो जाती है उनकी हाँ शुगर? टाइप 1 हो जाता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसका एक और कनेक्ट है। जो टाइप 2 डायबिटीज जिनके होती है ना,
एक टेस्ट आप, आई डोंट नो आपको पता है, क्रिएटिनिन का एक टेस्ट होता है। अगर उसका 2 से ऊपर वैल्यू हो जाता है ना, तो फिर मेडिकेशन काम नहीं करती है, उसको फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस पे ही आना पड़ता है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज हमेशा सिर्फ दवा से मैनेज नहीं हो पाती है। तो वहां पर किडनी में जो क्रिएटिनिन का टेस्ट हम करवाते हैं, उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो दवा पे चलेगा कि वो इंसुलिन पे चलेगा। तो ये एक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका मैनेजमेंट। मेडिकेशन के दौरान भी इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तो ऐसा वो कुछ नहीं टाइप 1 को इंसुलिन मिलेगा। टाइप 2 में भी अगर मैनेज ढंग से नहीं हुआ, वो भी टाइप 1 में कन्वर्ट हो सकता है। वो आपका क्रिएटिनिन अगर लेवल हाई हो गया, वहां पर भी इंसुलिन का इंजेक्शन, उसमें फिर मेडिसिन काम नहीं करती है। तो ठीक वो है, डाइट से रिवर्स भी हो सकता है, साथ साथ वो अपनी प्रिकॉशंस, डाइट, एक्सरसाइज मैं करें। रिवर्सल का आपको, देखिए रिवर्सल आपका मतलब आपको उसको हर तरह से पकड़ना पड़ेगा, डाइट से, एक्सरसाइज से, मेडिकेशन से, तब जाके मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, तब इट इज अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच। आपका तो नाम ही है होलिस्टिक। तो इसको चारों तरह से जब आप पकड़ेंगे, तब हम रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी, अगर इसको दवा बीच में छोड़ी तो ये आपकी बहुत नुकसान कर सकती है। तो हमें काम करना है, लेकिन दिमाग से काम करना है। आंख बंद करके सब कुछ छोड़ के इस पे नहीं आना है। हमें पूरी तरह से मॉनिटर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक अब हम आगे एक्सपीरियंस की ओर शेयर बढ़े। कर। हमारा हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे थोड़े सिम्टम्स। अब जो टॉपिक्स है वो ज्यादा जानकारी है, उसमें समझने वाला कम है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। जो इसका सबसे कॉमन सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब आपको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत हो जाती है। अब वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके ब्लड में जब शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है, तो वो उसको जगह तो मिली नहीं कहीं पर उसको रखने की, तो वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो जब आपका यूरिनेशन ज्यादा होता है, तो यूरिन का मतलब है कि आपकी कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। किडनी आपकी इन्वॉल्व है, जहां पर सारा फिल्ट्रेशन हो रहा है और आपका जो वेस्ट है वो बाहर आ रहा है। अब अगर हम इसको ढंग से मैनेज नहीं करते हैं और शुगर लेवल को मेंटेन्ड नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसी ऑर्गन से रिलेटेड आपकी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो डायबिटीज का जो मेन सिम्टम है, वही कॉम्प्लिकेशन किडनी की आती है। तो अगर किडनी का मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो आपकी किडनी फेलियर के होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, जिसके बाद फिर आपको डायलिसिस की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए इसको मैनेज करना जरूरी है। अब दूसरा जो सिम्टम है वो है थर्स्ट का, मतलब प्यास बहुत लगती है। एंड इट इज अंडरस्टूड, अगर ज्यादा यूरिनेशन होगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, क्योंकि पानी भी निकल जाएगा साथ में। तो आपका थर्स्ट मतलब प्यास बहुत लगेगी। तीसरा है आपका ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब है कि आपको धुंधला सा दिखेगा। अब इसमें क्या ऑर्गन आपका इन्वॉल्व है? आपकी आंख इन्वॉल्व है। और आंख में भी कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? आपका रेटिना। रेटिना आंख का ऐसा पार्ट होता है जो आपको देखने में मदद करता है। इसीलिए जिनकी डायबिटीज होती है, उनको आंख और किडनी का टेस्ट बार बार करने को बोलते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तो वो ब्लड वेसल्स, क्योंकि रेटिना तक भी आपकी ब्लड वेसल्स जाती हैं, तो उनमें शुगर हाई रहने की वजह से उनमें एक डैमेज हो जाता है और आपको धीरे धीरे दिखने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसलिए उसको मेंटेन करना जरूरी है। और अगर मेंटेन नहीं हुआ, तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो होगी, उसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी। जो किडनी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी। नेफ्रो क्योंकि वो किडनी से रिलेटेड है। और जो आंख से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सिम्टम है, वो आपकी नर्व से रिलेटेड है। आपके जो हाथ हैं और आपके जो पैर है, उनमें एक झंझनाहट आती है, एक सेंसेशनल फीलिंग आती है। और नंबनेस भी होती है। नंबनेस का मतलब है कि आपको अगर वहां पर प्रेस किया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों होता है? अब हमारी जो नर्व्स है, वो भी आपके ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। अब जिनमें अगर हाई ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो वो वेसल्स जो है आपकी नर्व्स को डैमेज करती हैं। उसकी वजह से वो सही काम नहीं कर पाती है। और उसकी वजह से हमारे झंझनाहट होने लगती है हमारे, क्योंकि यहाँ पर पोषण मिलता नहीं है। जो ब्लड जाना है, जो ऑक्सीजन जाना है, जो न्यूट्रिशन जाना, वो पहुंच नहीं पा रहा है। उसकी वजह से आपको ये टिंगलिंग फीलिंग होती है। यहाँ पर एक सवाल जो मैं उम्मीद कर रही थी आपकी तरफ से, ये हमें डायबिटीज में पैरों का ज्यादा ध्यान बोलते हैं, ध्यान देने को, कंपेयर टू हाथों का उतना नहीं बोलते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैर है,
उसमें हमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा न्यूट्रिशन? क्योंकि आपके पैरों पे सबसे ज्यादा वजन होता है। आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके पैर लेते हैं। आप चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा, मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्रेशर होता है काम को, उसको न्यूट्रिशन भी सबसे ज्यादा चाहिए ना। जो मेहनत करेगा उसको खाना भी पूरा चाहिए। अब डायबिटीज होने की वजह से वो खाना पूरा नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो बहुत सफर करता है। इसलिए हमें पैरों का ध्यान जरूर देना है। और उसमें जो एक और कॉम्प्लिकेशन आपकी आती है, वो है आपकी, जो अगर घाव हो जाए, अगर मान ली चोट लग जाए, तो वो ठीक नहीं होती है। ठीक क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो घाव को ठीक करने का हमारा सिस्टम है, वो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है और आपका इम्यून सिस्टम होता है। लेकिन ब्लड में क्योंकि शुगर लेवल हाई है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्टेड हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो घाव है वो हील नहीं होता है। और होता क्या है, जब हमारे पैरों में सुनपना आ गया या सेंसेशन नहीं है, तो अगर उसमें कोई चोट लगती है हमें पता नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि पैरों को ध्यान से देखिए, नोट कीजिए कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि जब वो बड़ी चोट बन जाएगी तब हमारा ध्यान जाएगा, और वो इतनी बड़ी चोट हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। उसके बाद उसको एम्प्यूट ही किया जाता है, काटा ही जाता है। इसीलिए पैरों का खास ध्यान बोलते हैं रखने के लिए, जो नर्व से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है जो नर्व से रिलेटेड आपकी कॉम्प्लिकेशन आई, उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो हमने कौन-कौन सी देखी? नेफ्रोलॉजी जो किडनी से रिलेटेड है, रेटिनोपैथी जो आंखों से रिलेटेड है, न्यूरोपैथी जो नर्व से रिलेटेड है। और ये जो है, ये आपके हार्ट को भी इफेक्ट करता है, बिकॉज़ हार्ट में भी आपकी ब्लड वेसल्स जाती हैं, और वो अगर लेवल उनका हाई रहेगा शुगर का, तो वो आर्टरीज आपका धीरे-धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देंगी, ऑक्सीजन जाना कम हो जाएगा और आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी, तो हार्ट डिजीज़ होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और साथ में आपके ब्रेन में भी वही, देखिए फंडा हर जगह सेम है। ब्रेन में भी आपकी वेसल्स जा रही है, ब्लड वेसल्स, वहाँ पर भी अगर ऑक्सीजन कम जाएगा बिकॉज़ ऑफ ब्लड शुगर, तो वहाँ पर भी स्ट्रोक होने के पूरे-पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो ये मेजर चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती है। और जो बाकी थोड़े बहुत सिम्पटम्स है, वो है आपकी, इसमें वेट गेन हो जाता है, टायर्डनेस हो जाती है, एक फटीग हो जाता है, थकान हो जाती है, हंगर भी बहुत लगती है, और वज़न कम भी होता है और वज़न ज़्यादा भी होता है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए हम ये बता देते हैं। जब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, है ना? तो क्या होता है कि हमें जनरली सेल से एनर्जी मिलती है। सेल्स में ग्लूकोज़ होता है, वो मिल जाए। अब जिनके शुगर होती है, उनके सेल खाली होते हैं, उनके एनर्जी नहीं है वहाँ पर। तो वो क्या होता है, जो मसल्स है और जो फैट है, वो उसी से काम चला लेते हैं, उसी को खाना शुरू कर देते हैं, उसी की एनर्जी यूज़ करना शुरू करते हैं। तो हमारी मसल्स का वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। तो वो, जब मसल्स आपका वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, तो कमज़ोरी आ जाना, फैट आपका इस्तेमाल हो गया, जहाँ ग्लूकोज़ इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ फैट इस्तेमाल हो रहा है, मसल इस्तेमाल हो रही है, तो वो आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वीकनेस आ जाती है, आपकी टायर्डनेस, आपका वज़न कम होने लगता है, ठीक है? ये तो हो गया वज़न कम होने की वजह, बट इसमें और उसमें भूख लग जाती है। अब भूख क्यों लगती है? भूख इसलिए लगती है क्योंकि जो हमारी सेल्स है, जहाँ फैट होना चाहिए था, जो एनर्जी होनी, वो खाली है। तो हमारे सिस्टम को लगता है कि मैं भूखा हूँ, मेरे एनर्जी नहीं है, मेरे को भूख लग रही है, मतलब मेरे कुछ है ही नहीं वहाँ पर। तो वो एक अंदर सिस्टम आपको एपेटाइट वाला जो है, वो कहता है आपकी भूख है, आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। उसको ये नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी हमारी ब्लड वेसल्स में है, क्योंकि वो डब्बे खाली हैं, जो सेल्स है वो खाली है। उस चक्कर में उसको भूख लगती है। भूख के चक्कर में वो खाने लग जाता है और वेट गेन भी हो जाता है। तो दोनों ही सिनेरियोज बनते हैं, वेट गेन भी होता है, वेट लूज भी होता है, और दोनों की अपनी अपनी वजह है। और जब आप ज्यादा खाने लगते हैं, तो आपके एक्यूमुलेशन होने लगता है, फैट एक्यूमुलेशन होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। तो सारी, और अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि हर एक को हर चीज एक जैसी हर एक की होगी, नो। बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, बॉडी का स्टाइल अलग है, काम अलग होगा, खाना अलग होगा। तो बट ये सारी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई कि ये सारी चीजें हो सकती है। वजन कम भी दिखेगा, वो भी एक सिम्टम है, ज्यादा भी होगा, वो भी एक सिम्टम है। और उसके बगैर एक और चीज जो सिम्टम आपके होगा, आपके स्किन के इन्फेक्शंस होंगे। क्यों स्किन के इन्फेक्शंस होंगे? क्योंकि हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। तो जहां पर ऐसा होता है, तो आपके बैक्टीरियाज आपके स्किन पे बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि उनको उनको जवाब देने वाला है नहीं कोई।
इम्यून सिस्टम वीक पड़ा हुआ है, तो जवाब देने वाला कोई है ही नहीं, तो आपके इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके सोराइसिस और जितने भी फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमने बात की अपने सिम्पटम्स के बारे में और अपने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसमें कोई शक है आपको? किसी को कोई डाउट तो है? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम अब अगर मान लीजिए डायबिटीज है तो उसको पता कैसे करते हैं, ये जनरली वैसे सभी को पता ही होगा। तो आपके जो टेस्ट होते हैं, मैं बस एक थोड़ा जल्दी से उसको निपटा खत्म करती हूँ। इसमें सबसे पहले आपका एक फास्टिंग का टेस्ट होता है जिसको FBS बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। ये जनरली 8 से 10 घंटे की फास्टिंग का हो जाता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है उससे पता चलता है कि वो आप नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या आप डायबिटिक है। उसके बाद आपका रेंज अगर आपको जाननी है तो नॉर्मल की 70 टू 80 70 टू 100 होती है, प्री डायबिटिक इज 100 टू 125 और उसके ऊपर है तो डायबिटिक है। उसके बाद आपका एक OGTT टेस्ट होता है, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो एक बार आपका जब ग्लूकोज नहीं है, फास्टिंग है, तो वो टेस्ट आपने किया। ग्लूकोज खाने के बाद आपको 2 घंटे के बाद फिर से टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे मतलब आप ग्लूकोज खा रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद आपका फिर से टेस्ट किया जाता है। तो खाने के बाद आपका डायबिटीज कैसा रहता है, शुगर लेवल कैसा रहता है, उसमें भी आपके नॉर्मल, प्री डायबिटीज या नॉर्मल डायबिटिक की रेंज होगी तो वो पता चल जाएगा। उसके बगैर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कभी कभी क्या होता है, हम रैंडम टेस्ट कर लेते हैं और मान लीजिए उस दौरान हमने 2-3 दिन से ठीक ठीक खाया है तो हमें लगता है कि डायबिटीज शुगर लेवल ठीक है, बट ऑन एन एवरेज हम लगातार हमारा शुगर लेवल कहीं ब्लड में ज्यादा तो नहीं रह रहा है, हमें उसका जानना जरूरी है। तो उसके लिए ये टेस्ट है जिसको हम HbA1c टेस्ट बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन आपका A1C टेस्ट होता है। मींस हीमोग्लोबिन क्या है आपका, हीमोग्लोबिन आपका ब्लड का कंपोनेंट है। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ये वाले ब्लड में पिछले 3 महीने से शुगर का जो लेवल है वो कैसा रहा है। तो उसकी भी एक नॉर्मल रेंज है, वो आपकी 5.7 से नीचे रहना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक है तो 5.7 से 6.4 तक है, और डायबिटिक है तो 6.5 के ऊपर होगा। तो इससे क्या अंदाजा हो जाता है कि आपका जो 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज है वो सही है कि नहीं। क्योंकि रैंडम से आपको हो सकता है मिस हो जाए, कि आप हो सकता है डायबिटीज है लेकिन उस टाइम जब आपने किया तब नहीं निकला, तो आपको लगेगा डायबिटीज नहीं है। इसलिए ये वाला टेस्ट भी बड़ा जरूरी है। उसके लिए 1-2 टेस्ट और है जो हम जनरली करवाते नहीं, लेकिन आपको बस जानकारी के लिए बता रही हूँ। एक आपका सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, ये जानने के लिए कि क्या आपके इंसुलिन जो आपकी बीटा सेल्स बनाती है वो बना भी रही है कि नहीं, वो जानने के लिए आपका सी पेप्टाइड टेस्ट होता है। तो उससे जनरली आप ये पता कर सकते, अगर मान लो नहीं बन रहा है, तो उससे ये आप पता चलेगा कि आप टाइप 1 डायबिटिक है, और अगर बन रहा है तो आपका टाइप 2 पता करने के लिए। और एक और टेस्ट है हमारा, यूरिन का भी टेस्ट होता है, जिसमें क्योंकि जब आपका शुगर में यूरिन आप करते हैं तो यूरिन में भी ग्लूकोज आ जाता है, तो कितना ग्लूकोज है, उनको कीटोन्स बोलते हैं, वो कितना है वो पता करने का भी टेस्ट है, वो यूरिन के थ्रू होता है। अब ये वो टेस्ट है जो मतलब ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से अवेयर है, आप जागरूक है, तो आप अपने सारे टेस्टों को अच्छे से बॉडी को समझते हैं, तो आप मतलब ऐसा है कि आजकल हमारे मेडिकल फील्ड में इतनी तरक्की हुई है कि आप अपनी बॉडी के बारे में हर तरह की जानकारी रख सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप टेस्ट का क्लैरिटी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका डाइट। अब डायबिटीज है, टेस्ट भी हो गया, अब इसको मैनेज कैसे करते हैं। डायबिटीज मैनेज करने के लिए हमारे पास 4 बड़े खंबे हैं, मतलब जिनको हम पिलर कहेंगे, जिनके ऊपर वो निर्भर करता है। पहला पिलर आपका हो गया डाइट का, दूसरा है आपका फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल जो आपकी है, जो आप काम करते हैं, एक्सरसाइज जो हो गई। तीसरा हो गया आपका मेडिकेशन, और चौथा हो गया आपका मॉनिटरिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम मेडिकेशन लेते हैं सोच के ठीक है अब मेरी अगर शुगर है अब मैं दवा ले रहा हूँ और भूल जाते हैं, लेकिन उसमें अगर आप मॉनिटर नहीं करते, कभी कभी हम जो दवा लेते हैं हो सकता है वो काम नहीं कर रही है, हमें लगता है हमने दवा खा ली हो गया ठीक, क्योंकि ऐसा कोई सिम्टम बॉडी से आएगा नहीं। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो मैंने दवा खाई क्या मेरे को काम हो रहा है, मेरा लेवल नॉर्मल है कि नहीं। इसलिए वो मॉनिटरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब हम पहले फैक्टर की बात करते हैं जो डाइट वाला फैक्टर है।
अब जनरली डाइट आपका इसमें क्या होता है वो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहूँगी जिससे आपको ये पता चले कि हमें क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। मेरा ज़ोर हमेशा क्यों पे रहता है। अब अगर हम ये समझें हम खाना जो खाते हैं, खाना खाने के टाइम जो थाली होती है हमारे जनरली क्या-क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। हम अभी प्रोटीन्स और फैट्स को साइड में रखते हैं क्योंकि शुगर जो है वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट से लिंक्ड है। आपकी शुगर आती कार्बोहाइड्रेट से है। हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें शुगर चाहिए होती है। हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, लेकिन उसको एक लिमिट में चाहिए। तो हमें ये समझना है कि हमें किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक आपका होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल से आप समझ सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो 1 या 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। इसका कहने का मतलब है 1 या 2, ये एब्ज़ॉर्ब होना बड़ा बड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब खाना अंदर गया और वो एब्ज़ॉर्ब हो गया और फटाक से ग्लूकोज़ बन भी गया और इमीडिएटली रेज़ हो गया आपका शुगर लेवल। ये आपको पॉइंट समझ आ गया? तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो खाते ही मान लो 5 मिनट में आपका ग्लूकोज़ राइज़ हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, एनर्जी बनने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट जो है वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मान लीजिए पूरी चेन है, पूरी उतनी बड़ी चेन से वो बना हुआ है। तो जहाँ पर मान लीजिए आपके एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट को एब्ज़ॉर्ब होने में या कन्वर्ट होने में 5 मिनट लग गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है मान लो वो 10 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, तो 5 इंटू 10 इन सिंपल कैलकुलेशन वो आपके 50 मिनट लेगा एनर्जी बनने में। तो जहाँ एक कार्बोहाइड्रेट 5 मिनट में बना और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो 50 मिनट में बना। तो अब अगर मैं आप ही से पूछूं, आपको कौन-सा कार्बोहाइड्रेट, मैं क्यों बताऊं? आप खुद समझ लीजिए, आपको कौन-सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। जो फटाक से रेज़ करे लेवल या जो टाइम लगाएगा? कॉमन सेंस है ना? वो मुझे दिख रहा है, जवाब दिख रहा है। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अब जो सिंपल वाले हैं वो आपके आपके फ्रूट्स में फ्रक्टोज़ के फॉर्म में आते हैं, सुक्रोज़ के फॉर्म में आते हैं, लैक्टोज़ के फॉर्म में आते हैं, जो फटाक से बन जाते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके होते हैं आपके स्टार्च में, जैसे आलू हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, आपका पास्ता हो गया, लेकिन कौन-सा वाला? होल ग्रेन वाला पास्ता। और जो फाइबर आपके इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्च और फाइबर आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसमें स्टार्च और फाइबर हो गया। अब देखिए फाइबर और इसमें नॉर्मल सिंपल कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कहाँ फ़र्क है? क्यों ये बेहतर है? ये बेहतर इसलिए है जैसे हमारा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेशन जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाज़ ने भेजे, वो आराम से उनको डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन फाइबर जो है वो इतना ज़िद्दी होता है, वो इतना अ, अड़ियल होता है, वो उसपे कहता है मेरे पे इस पे काम नहीं चलेगा, भैया मेरे को ये काम नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। डाइजेस्ट तो मतलब वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है काम ही नहीं करते हैं, तो उसका डाइजेशन बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है। शॉर्ट में ये समझना है कि यहाँ पर जो डाइजेशन है बहुत टाइम लगाता है, वो काफ़ी गोल-गोल घूम के काफ़ी जेल के फॉर्म में काफ़ी कुछ होता है उसमें। इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स और वो बेसिकली आपके गट हेल्थ को बेटर करता है। गट हेल्थ आप आई थिंक समझते हैं। गट हेल्थ जो आपके डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आपका फाइबर आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर उसको इमीडिएटली कन्वर्ट करेंगे तो वो बचा ही नहीं ना। लेकिन फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लास्ट तक रहता है, अपने कोलन में रहता है, तो गट हेल्थ को सही करके बाहर आ जाता है। ठीक है? तो आपके इसके फाइबर की जो एग्जांपल्स है वो आपके हो गए ब्राउन राइस, किनुआ, बार्ले, ओट्स, बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आपके सीरियल्स हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट्स हो गए। ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपको मैं गुनिका जी से बोला हुआ है, उनको पास वो पूरी लिस्ट है, आप पूरी डिटेल उनसे ले सकते हैं खाने की। मैं सिर्फ वो चीज़ बता रही हूँ जो आपको जहाँ पर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हमें खाना क्या चाहिए। तो पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा कॉम्प्लेक्स था। एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो है जीआई नंबर, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी कहानी क्या है? वो ये है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है,
वो धीरे 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 आराम से एब्जॉर्ब होते हैं, वो उनको कोई जल्दी नहीं, आराम से होते हैं। लेकिन जिनका GI वैल्यू बहुत हाई होता है, उनको भी पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती है, वो फटाक से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और आपका शॉर्ट में समझने वाली बात है, जितना जल्दी एब्जॉर्ब हो गया उतना जल्दी रेज हो गया। तो हमारा फोकस क्या है, हमारी क्लैरिटी रहनी चाहिए। जितना देर से चीजें एब्जॉर्ब होंगी, भूख कम लगेगी, पेट भरा रहेगा, ओवर ईटिंग नहीं होगी और एनर्जी लेवल्स हाई नहीं होगी। तो ये हमारे, अगर ये हम इसको आराम से समझ ले, कॉमन सेंस लगा के, तो हम अपने बॉडी को आराम से समझ सकते हैं। तो हमें उन खाने को सिलेक्ट करना है जिनका GI लो है। तो जो जिनका लो होता है उनका जनरली 55 से कम होता है, और जो मीडियम वाले होते हैं वो 56 से 69 तक जिनका वैल्यू हो, तो वो मीडियम में आते हैं। और जो हाई होते हैं वो 70 और उससे ज्यादा जिनकी वैल्यूज होती है वो हाई में आते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, आपको किसी डाइटिशियन को भी नहीं पूछना है, आप सीधे पता करो उस खाने का GI वैल्यू क्या है। अगर आपको 70 से ऊपर दिखता है तो आप खुद ही अब डिसीजन ले सकते हो ना, ये मुझे नहीं खाना है। और आपको उसकी वजह भी पता है क्यों नहीं खाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी निपट जाएगा और एनर्जी बना देगा। क्लियर? तो हमें अपने आप को शिक्षित करना बड़ा जरूरी है, अवेयर करना बड़ा जरूरी है। एक होता है किसी ने हमें बोला, हमने सुना, हमने किया, ना समझा, ना जाना, ना जानने की कोशिश करी। उस तरीके से हम एक डिपेंडेंस है, वो जैसे बोलेगा हम करें, वो सही है गलत है क्यों है हमें नहीं पता। हमेशा क्यों हमेशा पूछना चाहिए, व्हाई। वो अगर मैं अगर ऐसा पूछ कह रही तो क्यों, वो अगर ऐसा कह रहे तो क्यों। तो जितना आप अपने क्यों के जवाब जानेंगे, उतना आप अपने शरीर को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो डाइट के बाद आप, उसके बाद एक और चीज, कार्ब का काउंटिंग। कार्ब हमारी प्लेट में कितना होना चाहिए, जनरली 15 से 20 ग्राम का कार्ब आपकी पर मील की बात मैं कर रही हूँ, उतना होना चाहिए। मतलब आधी कटोरी चावल जितना आपका, या आधा एप्पल जितना, उतना आपका कार्ब होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी, जनरली हम सारी डिसऑर्डर्स में कहते हैं फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन डायबिटीज में हम अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं कह सकते हैं। वेजिटेबल्स तो चलिए वहां मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन फ्रूट्स में मैं हर एक को हाँ नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ फ्रूट्स में आपका GI वैल्यू बहुत हाई होती है। जैसे आपके ग्रेप्स होते हैं, आपका लाइक मैंगो हो गया, वाटरमेलन। आपके पाइनएप्पल हो गए, वाटरमेलन हो गए, इनमें आपको ये आपको नुकसान ज्यादा है। मतलब नुकसान क्या है, अब मैं अगर आपसे पूछूं क्यों नहीं खाने चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं? हाई मैंने कहा GI इसलिए वैल्यू। नहीं, ये फटाक से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एनर्जी बना देंगे। तो एनर्जी बना देंगे तो आपको पता ही क्या होगा, ब्लड वेसल्स में बैठेगा, शुगर बैठेगा, और फ्रिज तो खुला ही नहीं होगा, वो खोल ही नहीं पाएंगे, तो वो वहीं बैठेगा। तो ये रीजन है कि हमें फ्रूट्स में सिलेक्शन क्या है। आपके पपाया ठीक है, आपका जामुन ठीक है, आपके थोड़ा बहुत एप्पल आप खा सकते हैं, अमरूद आप खा सकते हैं। तो 4-5 चीजें हैं आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डायबिटीज को वेल मैनेज करते हैं तो बीच में कभी खा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज एन प्रिकॉशन यू शुड नो कि मुझे कौन सा फ्रूट नहीं खाना है। ठीक है? और दूसरा, फिर हमें जो थोड़े बहुत खाने अवॉइड करने हैं, वो जनरली आपको मेरे से ज्यादा पता है, फिर भी मैं बोलूंगी जरूर। शुगरी फ्रूट्स, आपके जूसेस हो गए, सोडाज हो गया, आपके चाय जिसमें बहुत ज्यादा चीनी वाली, वो नहीं पीनी है। रिफाइंड कार्ब्स हो गए, वो आपको पता है, मैदा हो गया, रिफाइंड जितना भी है, हाईली प्रोसेस्ड, मतलब तला भुना, चिप्स, नो। आपके बेकरी आइटम्स, आपके कुकीज हो गया, कैंडीज हो गया, ये सारे मना। ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट पिलर की तरफ चलते हैं, वो एक्सरसाइज वाला, जो फिजिकल, जहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जब आपके जो लिवर में जो ग्लाइकोजन है, और वो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो वाला उसका उसका रोल आता है, वो फैट से, वो आपके लिवर से वो सारा एनर्जी आपको रिलीज करवाता है। तभी कहते हैं हम एक्सरसाइज से पतले क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल्स में फैट जमा होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको पता है ना, पेनक्रियाज ने वो दूसरा हार्मोन रिलीज कर दिया और लिवर ने वो सारा फैट दे दिया, तो सेल्स खाली हो गई। तो खाली होगी तो अगर आप नया खाएंगे तो उनको जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपके ऑलरेडी वहां फैट जमा हुआ है, अब खाना तो आप बंद करेंगे नहीं, वो तो रोज खाएंगे, तो वो खाना उसके ऊपर और लेयर पे लेयर बढ़ती जाएगी, लेयर पे लेयर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एक्सरसाइज जरूरी करनी है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, जब भी आप एक्सरसाइज करें, वो एक्सरसाइज करें जो आपको पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है हम इंसान जो भी करते हैं अपनी खुशी के साथ जो करते हैं ना, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे योगा ज्यादा पसंद है, मुझे जिम करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं योगा 1 घंटा पसंद करती हूँ।
देन रनिंग, जॉगिंग, नो। तो बट अगर आपको रनिंग पसंद, आप रनिंग कीजिए। जॉगिंग पसंद है, जॉगिंग। अब ये नहीं कि अनीता मैम ने योगा किया तो हमें भी योगा करना, नो। जो आपको पसंद है, जिसमें आप खुश हैं, क्योंकि जब आप मन से खुश रहते हैं तो आप जो काम करते हैं उसका नतीजा भी निकलता है। और हाँ, एक और चीज, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को समझ के काम कीजिए। डोंट ओवर एस्टिमेट योर बॉडी। कभी कभी क्या होता है, किसी की स्ट्रेंथ, स्टेमिना ज्यादा होता है, वो ज्यादा कर लेता है, और वो दूसरा उसको देख के कहता है अगर इसने करा तो मैं भी कर ही सकता हूँ, बट उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी तो वो गिर जाएगा। तो हमें अपने शरीर के बारे में खुद ज्यादा पता होना चाहिए, दूसरे को नहीं पता होता है। तो इसलिए अपनी खुशी से, अपनी स्टेमिना से, अपने जितना आपका मन करता है, कम से कम 30 मिनट तो मैं जरूर कहूंगी, बाकी आपकी श्रद्धा। जितना वो होता ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मिनिमम आधा घंटा जरूर रखिए बॉडी को एक दिन में, बाकी जितना करे उतना बेहतर। ठीक है? तो मेरी तरफ से ज्यादा मैं रिजिड नहीं होती, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ हर चीज में। और फिर आपका मेडिकेशन तो खैर वहां पर मस्ट है। डायबिटीज है तो उसको मैनेज करना जरूरी है। आप चाहे इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिकेशन ले रहे हैं तो जरूरी है, जानिए जरूर कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या होता है, क्योंकि यू नो कि मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो प्लीज उसके बारे में जरूर जानिए, खुद भी थोड़ा जागरूक होइए, समझिए। और लेकिन मेडिकेशन पूरी कीजिए, छोड़िए मत, बिकॉज वो ज्यादा नुकसान करेगा। और दूसरा आपका मॉनिटरिंग, जो कि बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग अगर वो नहीं करी तो हमें ये नहीं पता चलेगा जो इतना हमने मेहनत करी, इतना काम किया, क्या उसका नतीजा है, वो हमें मॉनिटरिंग से ही पता चलता है। जैसे मैं अब मॉनिटर करूंगी, जो मैंने इतने 1 घंटे से मैं इतनी बोल रही हूँ, अब मैं आपको मॉनिटर करूंगी, क्या उसका कुछ असर हुआ, वो मुझे बस 5 मिनट में अभी पता चलेगा। क्लियर? तो इसलिए डायबिटीज को भी मॉनिटर करना बहुत, इट इज नॉट ओनली डायबिटीज, हर चीज को मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ डायबिटीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको अपने उन चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है मॉनिटर करना। नाउ अ क्विक, एक होता ना समरी करना, मतलब समराइज करना, हमने किया क्या इतनी टाइम से। मैंने बोला मैंने किया कि मैं देखती हूँ। तो हमने सबसे पहले डायबिटीज के बारे में जाना, डायबिटीज क्या होता है, जहाँ शुगर लेवल हाई है। फिर हमने जाना पेनक्रियास का काम, जो 2 तरह के काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस। एक्सोक्राइन ने दिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंडोक्राइन ने दिए इंसुलिन और आपके वो क्या कहते हैं, ग्लूकोजन। फिर आपका जब खाना अंदर गया, एंजाइम्स ने उनको कन्वर्ट किया, एनर्जी बनी, ब्लड वेसल्स में गई, और वो फ्रिज के ढक्कन खोल दिए, इंसुलिन ने वहां चले गए। नहीं खोल पाए तो वहीं बैठे हुए हैं एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। उसके बाद हमने टाइप्स देखे, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज। और मैं यहाँ फिर से कहूंगी, प्री डायबिटीज को अगर आपने टाइप नहीं मानना है तो ना मानिए, बट 3 को तो मानना पड़ेगा। चौथी आपकी श्रद्धा, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। उसके बाद हमने सिम्टम्स देख लिए, उनकी कॉम्प्लिकेशन देख ली। मेन कॉम्प्लिकेशन है किडनी से रिलेटेड नेफ्रोपैथी, आई से रिलेटेड रेटिनोपैथी, नर्व से रिलेटेड न्यूरोपैथी, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक। और बाकी जो छोटे मोटे सिम्टम्स अपने, भूख लगना, वेट बढ़ना, थकान, डिजीनेस, ये देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, टेस्ट देखे हमने, मेनली फास्टिंग का टेस्ट हो गया, आपका ग्लूकोज का टेस्ट हो गया। उसके बाद हमने HbA1c का टेस्ट देखा, जानने के लिए कि हमारा 3 महीने से सही है कि नहीं। और एडिशनल टेस्ट हमने देखे, सी पेप्टाइड टेस्ट देखा हमने, यूरिन टेस्ट देख लिया कि हमारे यूरिन में कितना शुगर है। और फाइनली हमने देखा कि हमने उसको मैनेज कैसे किया। ओहो, एक चीज रह गई, हर्ब्स के बारे में मैं कहना भूल गई। हर्ब्स नहीं हर्ब्स, सॉरी, यहाँ पर वो बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी मेन धरोहर है वो रह गया। यहाँ पर मैं आपको जरूर ये बताऊंगी, हर्ब्स जो इसमें काम आते हैं, आपका गुड़मार है, जो कि आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। गुड़मार बड़ा इम्पोर्टेंट, स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आपका देखो ना, करेला है, मेथी है, अश्वगंधा है। करेला और मेथी तो आपके डायरेक्टली ब्लड शुगर पे काम करती है। अश्वगंधा आपका कहाँ पे काम करता है, क्योंकि हमारी जो डिसऑर्डर है वो काफी हद तक हमारे माइंड से रिलेटेड भी होते, स्ट्रेस से रिलेटेड भी होते। अश्वगंधा का रोल वहां पे आता है। अगर मान लो कभी कभी कोई बीमारी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है, मतलब स्ट्रेस के कारण आई है,
तो उस केस में आपका अश्वगंधा काम आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अश्वगंधा को बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं लेना है, क्योंकि वो वजन बढ़ाता भी है, इम्यूनिटी बढ़ाता है वो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लेना है। कुछ चीजें हम कंटिन्यूस ले तो कोई फर्क नहीं, बट अश्वगंधा ऐसा मेडिसिन, ऐसा हर्ब नहीं है, तो ध्यान से लेना है उसको। उसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम बहुत आयुर्वेदिक में यूज करते हैं, वो त्रिफला है। गुनिका जी आपको त्रिफला के बारे में शायद बहुत बोलती होंगी। तो त्रिफला एक ऐसा चीज है जो हमारे, जैसे आप लोग जानते होंगे, हमारे तीनों दोष, वात पित्त और कफ, इन तीनों पे काम करता है। ये एक मतलब एक रामबाण है। तो त्रिफला कायदे से हर डिसऑर्डर की दवा है, क्योंकि त्रिफला जो काम करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारे जो एक्यूमुलेशन होती है टॉक्सिन्स की, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, उनको निकालने का काम करता है। और उसके बाद आपका जामुन का पाउडर बहुत जरूरी है आपके डायबिटीज के लिए। जामुन का पाउडर, जामुन का पाउडर, मेथी और करेला बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इसके इंसुलिन के प्रोडक्शन में, जो पनीर डोडा फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसकी सेंसिटिविटी इनसे बढ़ाने के लिए। इवन बीटा सेल्स को रीजनरेट करने में भी इसका योगदान रहता है। आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका पाउडर, इसको आप पाउडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच, 1/4 चम्मच आप गर्म पानी से ले सकते हैं, या इवन बटर मिल्क के साथ भी इसको लिया जा सकता है। और इसको आप बाकी चीजों के साथ भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मेथी होगी, जैसे आपका जामुन का पाउडर है, उनके साथ भी ले सकते हैं। आप इसको चाय के रूप में भी ले सकते हैं, पाउडर को आप अपने थोड़े चाय में भी डाल के उस ये फॉर्म में फ्लावर्स भी, आते हैं पनीर डोडा फ्लावर के। ठीक है। और अनीता जी, अब इसके ये जो पनीर डोडा फ्लावर्स फ्लावर जैसी और भी चीजें हैं, जैसे आपके बार्ले हो गया, जौ का आटा हो गया, रागी हो गया, आपका बेसन हो गया, आपका अमरंथ हो गया, आपका कुट्टू का आटा हो गया, आपका कोकोनट फ्लावर हो गया। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपके सिमिलर बेनिफिट्स देते हैं। जैसे आपका पनीर डोडा फ्लावर जो है उसके बेनिफिट है, वैसे ही बेनिफिट आपको ये सारे देते हैं। ये बोलने से याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि इनकी पूरी जो आपको फाइल है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगी। वो आपको, बिकॉज इसमें देखिए समझने लायक कुछ नहीं है, इसको आपको देखना है और उसको यूज करना है। समझने लायक मैंने वहां पर टाइम ज्यादा दिया, बिकॉज वो बड़ा जरूरी है। डायबिटीज क्यों होती है, अंदर क्या होता है, वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और करूंगी, जस्ट 5 मिनट। जब हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में देखिए 3 मेन चीजें आती है। डाइट आ गया, एक्टिविटीज आ गई, और नींद आ गई। ये एक साइकिल है। अगर हम हजारों वर्ष पहले की बात करें, तो हमारा खाना क्या होता था, पहले जानवरों से शिकार करके आते थे, उसके बाद हमने आग का इजाद किया तो पका के खा लिया, उसके बाद फार्मिंग आ गई तो पेड़ों से खा लिया। तो हमारा जो शरीर ऊपर वाले ने बनाया है, जानवरों, पेड़ों और पकाने तक तो वो दायरा है। पंगा कहाँ पे आ गया, प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई, जब इंडस्ट्रीज आ गई। और हमारा खाना जो है फार्मिंग से डायरेक्टली कहाँ चला गया, इंडस्ट्रीज में। और इंडस्ट्रीज ने जो तबाही मचाई, उनको प्रोसेस करके, उसको सुंदर बना के, उसको और रिफाइन करके, उसका जितना न्यूट्रिशन है वो सारा निकाल दिया, केमिकल्स मिला लिए, प्रिजर्वेटिव। कोई चीज जो सालों साल रहती है, आप अंदाजा लगा सकते हो उसमें कितना प्रिजर्वेटिव मिलाया होगा, जो 2 साल, 2.5 साल, 4 साल भी रह रही है। तो सोचिए, जिसको इतना प्रिजर्वेटिव मिला है, जब वही चीज आपके जाती है अंदर। इसीलिए कहते हैं जितना, अब अगर मैं आपको ये डिसाइड करने को बोलूं क्या ये चीज आपके लिए सही है या नहीं, आपके लिए इमीडिएटली फैक्टर क्या होना, ये आया कहाँ से है, सोर्स क्या है। इमीडिएटली जब वो समझ आएगा, आपको खुद पता चले क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पैक्ड सामान है, कोई पैकेट बन के आ गया है, तो वो इंडस्ट्रीज के थ्रू ही आया है ना। तो इसका मतलब वो आपके शरीर के लिए नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, मैं जानना नहीं चाहूंगी वो क्या है, लेकिन ये इतना आइडिया लग गया कि ये मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो ये डाइट में हमने ऐसे दायरा खराब कर दिया। दूसरा था हमारा एक्टिविटी, खाने के बाद जो एनर्जी मिली उससे एक्टिविटी किया। हजारों साल पहले हमारे पास घड़ियां नहीं थी, तो सूरज था। सूरज के उगते ही हम खाना शुरू करें, एक्टिविटी शुरू करें, और ढलते ही खाना बंद, काम बंद। ये एक नेचुरल, ये दायरा ये था। हमने वो दायरा भी तोड़ दिया। लेट उठना, लेट खाना, काम बंद करना लेट, रात तक चलते रहना, यहाँ भी दायरे से बाहर हो गए। और जो लाइफस्टाइल में हमारी तीसरी चीज होगी वो स्लीप। स्लीप का मैं इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहूंगी। स्लीप जो है वो एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर जो दिन में डिपार्टमेंट्स खुले होते हैं ना, वो सारे बंद हो जाते हैं या मिनिमम हो जाते हैं। जैसे डाइजेशन का जो काम होता है दिन में एक्टिव होता है, वो रात को सोना चाहता है,
उसको काम नहीं करना है। रात को हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो जागृत हो जाता है, ब्रेन का काम जागृत हो जाता है। तो सारा टॉक्सिन्स इकट्ठा करना, सुबह तक उसको इकट्ठा करना ताकि हम सुबह उसको बाहर निकाल सके। सारी चीजें जो छुटर-पुटर चोटें दिन भर लगी हुई है, वो जो रिपेयर वर्क होता है ना, वो आपकी रात को नींद करती है। बट हमने वहां भी दायरा तोड़ दिया। कैसे? हम रात आधी-आधी रात तक, तो हम दिल्ली तो पूरी रात जागती है। तो अब आप इससे खुद समझ सकते हैं, हमने खाने का दायरा तोड़ा, एक्टिविटीज का दायरा तोड़ा, नींद का दायरा तोड़ा। जब इतना कुछ दायरा तोड़ा, तो गड़बड़ तो होना ही है। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम पूरी तरह से बिल्कुल वैसे हो सकते हैं, नो, बिकॉज़ हमें आगे भी बढ़ना है, हमें कदम भी आगे बढ़ाना है। लेकिन जानकारी रखने से हम एटलीस्ट जितना भी इसको 50-60% भी अगर इसको मैनेज कर सके समझ के। भाई खाना आप 12 बजे क्यों खा रहे हैं? खाना आप 7 बजे निपटा लो ना, 8 बजे, फिर 12 बजे तक जागो। एटलीस्ट डाइजेशन सिस्टम को तो काम रेस्ट मिलेगा ना। तो दैट इज़ इट। नाउ क्वेश्चंस अगर आप नहीं पूछेंगे तो मेरे पास एक क्विक सेशन है, आपका क्वेश्चनेयर है जो आप और मैं चाहूंगी ये जवाब आपसे आए। हम सब लोग टेस्ट के लिए रेडी है। यस यस आर यू रेडी फॉर दैट? यस। ओके। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन है जो लैक करे या वर्क नहीं करता है, उसका नाम बताइए। इंसुलिन। मैं एक रिक्वेस्ट है, गुनिका जी जवाब नहीं देंगी। मैं जवाब गुनिका के बगैर चाहूंगी। ओके। कौन सा है? इंसुलिन। करेक्ट, शी इज राइट, इट इज इंसुलिन। वही या तो बनता नहीं या फिर बेकार बनता है। कौन सा, विच ऑफ द डायबिटीज इज कॉमनली जो बचपने में डायग्नोज होता है, वो कौन सा डायबिटीज है? टाइप 1। बहुत तेज बच्चे हैं मतलब। What is the सपना आप common भी चुप रहिए। cause of type 2 डायबिटीज का इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें उसका मेन कॉज क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज का? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है टाइप 2 डायबिटीज क्यों होती है? आजकल जो हो रही है वो क्यों हो रही है? लाइफस्टाइल वेरी वेरी करेक्ट। मैं अभी इतना देर मैंने लाइफस्टाइल के बारे में बोला, इट इज अ लाइफस्टाइल, डेफिनेटली इट इज अ लाइफस्टाइल। आपको पता मेरी मदर को ये डायबिटीज है, मेरी नानी को डायबिटीज है, एंड आई एम 55 नाउ, एंड टच वुड आई डोंट हैव। एंड इट्स नॉट, पूरे आने के चांसेस पूरे हैं, सब तरफ है, लेकिन थोड़ी अवेयरनेस है, थोड़ी जागरूकता है, तो थोड़ा सा ध्यान है, तो थोड़ा बचाव है। तो लाइफस्टाइल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोज डायबिटीज? एफबीएस। जो कॉमनली यूज किया जाता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफबीएस फास्टिंग ब्लड। करेक्ट, HbA1 टेस्ट। फास्टिंग का तो उसको हम उतना इंपॉर्टेंट, वो तो देखिए होता ही रहता है, बट HbA1 आपको बहुत क्लियर पिक्चर देता है। ओके। कौन सा ऑर्गन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियास। सपना जी के बगैर, गुनिका और पैंक्रियास। सपना के बगैर, मैं किसी और से भी सुनना चाहूंगी। पैंक्रियास। वाओ, आपका नाम? रेहाना। रेहाना। रेहाना, ओके ओके, दैट्स गुड। सो विच इज द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज? सबसे ज्यादा जो डायबिटीज का जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है, मैनेज जब नहीं होता, तो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, किससे रिलेटेड होती है? किडनी। करेक्ट, इट इज द किडनी फेलियर। जनरली जो जिनके डायबिटीज होता है उनके किडनी फेलियर, वो डायलिसिस पे ही आते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है। विच टाइप ऑफ डायबिटीज अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गुनिका नहीं, सपना नहीं, रेहाना नहीं, अनीता। अरे अनीता एक और है। जेस्टेशनल डायबिटीज। हाँ, जेस्टेशनल डायबिटीज। आई एम हैप्पी, बच्चे बहुत शार्प हैं। व्हाट टाइप ऑफ कार्ब इज बेनिफिशियल फॉर शुगर? कौन सा कार्ब हमारे इसके लिए बेनिफिशियल है? कॉम्प्लेक्स। कौन बोला? गुड, आई एम हैप्पी। गुनिका नहीं बोली, सपना भी नहीं बोली। गुड गुड गुड। ओके, नेम ऑफ द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द आईज। उस कॉम्प्लिकेशन का नाम बताइए जिससे आपकी आंखें अफेक्ट हो जाती। रेटिना। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस। इससे ज्यादा मुझे और जानने की जरूरत है नहीं। तो अब आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। एंड एनीथिंग आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और अदरवाइज ओवर टू गुनिका जी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए। ओहो।